अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टू द लाइट हाउस देखेंगे। वर्जीनिया वुल्फ का नॉवल है, हमारे कोर्स में है। तो इसमें पहले सेक्शन में मैं उसकी लाइफ के हवाले से बात करूंगा कि वर्जीनिया वुल्फ जो है शी वाज फ्रॉम अ वेरी लिटरेरी फैमिली। और उसके दूसरे सेक्शन में हम टू द लाइट हाउस की जर्नल ओवरव्यू के हवाले से बात करेंगे। जो इसमें मेजर मेरा कंसर्न होगा वो लेटर ऑन नॉवल में वो फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह फीमेल को शी इज रिगार्डेड एन अर्ली एडवोकेट ऑफ फेमिनिज्म ना वर्जीनिया वुल्फ। तो उसके हवाले से मेजरली हम बात करेंगे। Virginia Woolf was born on January 25, 1882, a descendant of one of the Victorian England's most prestigious literary families. Her father, Sir Leslie Stephens, was the editor of the Dictionary of the National Biography and was married to the daughter of the writer William Thackeray. यानी उसके फादर और मदर जो है वो दोनों खास किस्म की इंग्लैंड की लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करते थे। वुल्फ grew up among the most important and influential British intellectuals of her time and received free rein to explore her father's library. Her personal connection and abundant talent soon opened doors for her. Woolf wrote that she found herself in a position where it was easier on the whole to be eminent than obscure. यानी वुमेन की जो 18 लेटर 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 1882 में जो पैदा हुई, तो फेमिनिज्म की जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी वो भी 1880 से 1920 तक की। मतलब she was born and brought up in the first wave of feminism. तो लेकिन शी वॉज नॉट अ वेरी कॉमन वुमन। तो उसके जो मदर एंड फादर थे तो वो ख़ास किस्म के लिटरेरी फैमिली में से थे और उसको बचपन से ही ऐसी पोजीशन मिली है जहाँ पे वो ऑन अकाउंट ऑफ या ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग अ वुमन इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द chaos of obscurities, तो शी वॉज एमिनेंट ना, खिलर के निखार के निखर के जो है ना वो ऊपर है। ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगनिंग हर लाइफ वाज अ प्रिकेरियस बैलेंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी। लेकिन मेंटल इंस्टेबिलिटी का उसकी थ्रू आउट लाइफ रहा है और लेटर ऑन वो अपनी सुइसाइड भी कर जाती है इसी मेंटल इलनेस की वजह से, वर्जीनिया वुल्फ की। As a young woman, Woolf wrote for the prestigious Times literary supplement, and as an adult, she quickly found herself at the center of England's most important literary community, जो known as Bloomsbury Group था। Bloomsbury Group जो है ये different ग्रुप्स इस तरह का है कि उसमें एमिनेंट किस्म के जो मशहूर ज़माना किस्म के राइटर थे, उनमें E.M. फॉस्टर था, स्ट्रेचे था, तो वो उस ब्लूम्सबरी लिटरेरी ग्रुप को चला रहे थे। तो शी वाज द मेंबर ऑफ दैट ना, और उसके लिए जो उसको चलाते थे, टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट को चलाता था ब्लूम्सबरी ग्रुप, तो ये उसमें लिखते थे। After the succession of London in which its member lived, the group of the writers, artists, and the philosopher emphasized non-conformity, aesthetic pleasure, and intellectual freedom, including such luminaries as the painters J.T. Strachan था, और नॉवलिस्ट में से E.M. फॉस्टर था, और कंपोजर में बेन जॉनसन ब्रिटन था, एंड द इकोनॉमिस्ट जॉन मिन्यॉर्ड केनीस था। वर्किंग ये इंटेलेक्चुअल से और वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ लाइफ से थे। Working among such an inspirational group of the peers and possessing the incredible talent in her own right, Woolf polished her most famous novels by the mid-1920s, including The Voyage, Out, Mrs. Dalloway, Orlando, and To the Lighthouse. With these works, she reached the pinnacle of her profession. इनके mid-90s में उसने अपना ये काम लिखा और मशहूर हो गई। Woolf's life was equally dominated by her mental illness. Her parents died, अभी वो छोटी ही थी, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। Her parents died when she was young. Her mother in 1885, देखें 1882 में पैदा हुई और 1895 में इन 13 साल की वो थी कि उसकी मदर की डेथ हो गई। And her father in 1904. And she was prone to the intense, terrible headaches and emotional breakdown. After her father's death, she attempted suicide, throwing herself out a window. और जो टू द लाइट हाउस नॉवल है तो वो शुरू भी विंडो से ही होता है।
3 सेक्शन में उसकी हम बाद में बात करेंगे और कौन कौन से 3 सेक्शन हैं वो बाद की बात है। लेकिन वो विंडो से उसने अपने आप को गिराने की कोशिश की थी। तो विंडो उसके टू द लाइट हाउस में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है। Though she married Leonard Woolf in 1912 and loved him deeply, she was not entirely satisfied romantically or sexually. Woolf became terrified by the idea that another nervous breakdown was close at the hand, one from which she would never recover. On March 1821, 28 for 1941, she wrote her husband a note stating that she did not wish to spoil his life by going mad, and then she drowned herself in the river Ohio. 28 मार्च 1941 को उसने अपने आप को सुसाइड करके दरिया में गिरा दिया और डेथ हो गई उसकी। Woolf's writing bears the mark of her literary pedagogy as well as her struggle to find the meanings in her own unsteady existence. Unsteady existence से मुराद यानी उसका जो mental illness की वजह से बेसिकली वो डेवलप्ड भी रिफाइंड टेस्ट में थी। तो दुनिया देखें कि जो बच्चा बहुत अच्छे माहौल में रह रहा होता है तो और जब जैसे मैं आपको यूँ समझाऊँ, कहते हैं कि अमीर वालिदैन के बच्चों को अल्लाह ताला बहुत कुछ दे। कहते हैं वजह क्या कि एक बच्चा अमीर का बच्चा है वो बचपन में 50,000 रुपये खर्च पर या 5,000 के खर्च पर रहता है। अब उस बच्चे के पास अगर उस 50,000 तक की कमाई ना हो तो वो कैसे गुजारा करेगा। जिसने बचपन में 50,000 आसानी से देखे हों, आसानी से उसे मिल जाते हों, अच्छी बाइक मिल जाती हो, अच्छी कार मिल जाती हो, और किसी ट्रेजेडी की वजह से उससे अगर वो दौलत उतनी ना कमा पाए तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना आसान होता है, मुश्किल हो जाता है। जबकि गरीब का बच्चा जिसने 2 रुपए देखे होते हैं ज़िंदगी, उसको 5,000 मिल जाए बड़ी उम्र में तो उसके लिए बहुत कुछ होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अमीर वालिदैन के बच्चों को भी अल्लाह बहुत दे, अपने वालिदैन से भी बढ़ के दे। वुल्फ्स राइटिंग, तो इसी तरह वर्जीनिया वुल्फ का केस था कि उसके जो पेरेंट्स थे देवर ऑफ हाई लिटरेरी स्टाइल, जिस ग्रुप में ब्लूम्सबरी ग्रुप में वो रही या लिखती रही, लेकिन लेटर ऑन जो प्रैक्टिकल लाइफ थी तो वो उसकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल अनस्टेडी एग्जिस्टेंस साबित हुई। रिटन इन पोइज्ड एंड अंडरस्टेटेड एंड एलिगेंट स्टाइल, हर वर्क एग्जामिन्स द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ from the nature of relationship to the experience of time, yet her writing also addresses issues relevant to her era and literary circle. वो ये थे themes, major themes. Throughout her work, she celebrates and analyzes the Bloomsbury value of aestheticism, feminism, and independence, or independence particularly of the woman's independence and of the children. Moreover, her stream of unconscious, उस वक्त literary interpretation में जो Sigmund Freud ने वो किया था, स्ट्रीम ऑफ अनकॉन्शियस जो थी दैट वाज इन एक्शन, तो उसके ये जो तमाम नॉवेल्स हैं ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के स्टाइल पर लिखे हुए और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेस्ड है। Influenced by and responded to the work of the French thinker Henri Bergson and the novelist Michel Proust and the James Joyce. ये जो अनकॉन्शियस है बेसिकली, कॉन्शियसनेस, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है दैट इज के जो आपका एब्रप्ट एटीट्यूड है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, जो आपके मुंह से अचानक निकल जाता है, दैट्स द ओनली ट्रूथ ना, that does not need more artifications, that does not need more veils, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। what comes plain from your mouth, that's the original truth ना, ये इस हवाले से। This style allows the subjective mental process of the Woolf's characters to determine the objective content of her narrative. To the Lighthouse 1927 में जो लिखा गया, one of her most experimental work, और इसी stream of consciousness के experiment उसने किया। The passage of time, for example, is modulated by the consciousness of the characters rather than the clock. यहाँ पे सारे करेक्टर्स उसके जो हैं दे ऑल द थिंग्स हैपन इन देयर माइंड। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो दैट इज रिवील्ड थ्रू देयर टॉक, नॉट बाय फिजिकल मूवमेंट्स ना। यानी अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में नहीं बनती तो वो दिमाग में रखे हुए हैं कि एक दूसरे की प्रेज नहीं करनी बजाय इसके कि लड़ाई करने के ना। The events of a single afternoon constitute over half the book, while the events of the following 10 years are compressed into a few dozen pages. यानी कि
दिमाग में उनके कोई बात होती है, एक सिंगल इवेंट 10 साल तक जेन में रहता है, और कोई बात होती है तो वो क्या नाम है, 10 साल का टाइम पीरियड जो है वो डजन पेजेस में, 10-12 पेजेस में खत्म हो जाता है. Many readers of the To the Lighthouse, especially those who are not versed in the tradition of the modernist fiction, find the novel strange and difficult. Its language is dense and the structure amorphous compared with the plot-driven Victorian novels that came before it. To the Lighthouse seems to have little in the way of action. एक खानदान की कहानी है. टू द लाइट हाउस नॉवल में एक खानदान होता है, उसका बड़े द रमसेस होता है, पूरे खानदान को कहते हैं द रमसेस फैमिली. और जो मिस्टर रमसे होता है वो हस्बैंड होता है, मिसेस रमसे वाइफ होती है, उनके 6 बच्चे होते हैं, और वो वहाँ पे एक जगह जाना होता है उन्होंने, और वही प्लान कर रहे होते हैं. तो इट्स द स्टोरी ऑफ अ फैमिली. उस हवाले से अगर हम किसी भी विक्टोरियन ट्रेडिशन को नॉवल देखें, क्योंकि 1837 से या 1832 से लेकर 1900 तक का जो पीरियड है वो विक्टोरियन है. लेटर ऑन यानी शी वाज द सक्सेसर ऑफ द विक्टोरियन ट्रेडिशन. विक्टोरियन ट्रेडिशन में वुमेन को जो है वो एज ए ऑब्जेक्ट देखा जाता था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ कमोडिटी. हमने टॉमस हार्डी का नावल पढ़ा है, उसमें माइकल हेंचर जो होता है वो अपनी बीवी को एज ए टॉय बेच देता है, 5 यूनिट्स मनी में बेच देता है. तो अब वुमेन की सोशल पोजीशन भी थी, या हमने उसमें एन एंजल ऑफ द हाउस में बात की थी. कोवेंट्री पेटमोर ने एक नज़म लिखी एन एंजल इन द हाउस, के जो मेरी वाइफ है शी इज़ लाइक एन एंजल इन द हाउस, शी इज़ ट्रीटिंग, जैसे फरिश्ता जो है वो खामोश रहता है, चुप रहता है, सिंबल ऑफ ब्यूटी होता है. तो कहते हैं इसी तरह मेरी बीवी भी जो है वो इसी तरह है. तो वो वुमेन फेमिनिज्म में फेमिनिस्ट स्टांस के हवाले से ये शिफ्ट थी. शी वाज अर्ली अमंग द फेमिनिस्ट. 1882 में जो पैदा हुई, तो उसकी जो राइटिंग्स थी विक्टोरियन ट्रेडिशन के अगेंस्ट जो है दे वर वेरी न्यू वन. तो कंपेयर उन्हें लगता है कि ये नॉवल ही नहीं है. टू द लाइट हाउस सीम्स टू हैव लिटिल इन द वे ऑफ एक्शन. इंडीड ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द करेक्टर्स माइंड. ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से. Although To the Lighthouse is a radical departure from the 19th century novel, it is like its more traditional counterparts, intimately interested in developing characters and advancing both plot and themes. Woolf's experimentation has to do with the time in which she lived. यानी उस वक्त के जिस जमाने में वो रह रही थी, तो उसके लिए ये एक्सपेरिमेंट करना, इतना भी कर देना नावल. मैं इसके ऊपर एक अलग पूरा लेक्चर दूंगा कि उस वक्त ये ट्रेडिशन थी कि वुमेन जो है शी इज नॉट suitable for art. Woman cannot write the novel. Woman cannot write the poetry. Woman can never be a poet. तो ये सारे स्टांस, इवन मतलब वुमेन को जो राइट टू वोट है वो भी 1928 में जाकर मिला. तो यानी कि शी वॉज नॉट कंसिडर्ड एन इक्वल ऑफ द मैन. उसकी बर्थ के व्हेन शी वाज यंग वन, 1928 में उसका उम्र आप देख लें कि 28 साल वो हो गए, और 18 साल इधर से, जब वो शी वाज आफ्टर नियरली अबाउट अबव 50, तो तब जाकर वुमेन को राइट टू वोट मिला ना. तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन विच सॉर्ट ऑफ सोसाइटी शी वाज लिविंग एंड इन विच सॉर्ट ऑफ सोसाइटी शी वाज बोर्न. Woolf's experimentation has much to do with the time in which she lived. The turn of the century was marked by bold scientific developments. Charles Darwin's theory of evolution undermined an unquestioned faith in the God and was, until that point, nearly universal. While the rise of psychoanalysis, a movement led by the Sigmund Freud, introduced the idea of an unconscious mind. Such innovations in the ways of scientific thinking has great influence on the style and the concerns of the contemporary artists and writers like those in the Bloomsbury group. To the Lighthouse exemplifies Woolf's style and many of her concerns as a novelist. With its characters based on her own parents and siblings, it is certainly her most autobiographical fictional statement, and in the characters of Mrs. Ramsay and Mrs. Ramsay and Lily Briscoe, Woolf offers some of her most penetrating exploration of the work of human consciousness as it perceives and analyzes, feels and interacts. यानी
जो उसकी फैमिली में चल रहा था, तो उसने सेम उसी को मिस्टर रमसे और मिसेस रमसे के कैरेक्टर में पोर्ट्रे किया। पहला नॉवल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है द विंडो, फिर है टाइम पासेस, और तीसरा है टू द लाइट हाउस। तो ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहले हम जैसे की बात करते हैं, द विंडो ओपन जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। मिसेस रामसे मिस्टर रामसे एंड मिसेस रामसे bring their 8 children to their summer home in the Hebrides, a group of islands west of the Scotland. Across the bay from their house stands a large lighthouse. Lighthouse पुराने ज़माने में आपको पता हो ना कि जैसे समंदर के साथ साथ सिग्नल्स देने के लिए बड़े बड़े लाइट हाउस क्रिएट किए जाते, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की बत्तियां जलती रहती थी। और जो जहाज नेविगेट कर रहे होते थे समंदर से, तो वो देखते थे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या कितने लाइट हाउस क्रॉस कर चुके हैं अपना फासला डिटरमिन करने के लिए ना। और उन वो 2 लाइट्स हाउसेस के ऊपर यूँ समझ लें कि बंदरगाहें सी होती थी, और वहाँ पे आकर वो फूड और उसके लिए रेस्ट के लिए स्टे भी करते थे ना। टू द लाइट हाउस उसको कहते हैं। इसे बीकन हाउस भी कहते हैं ना। बीकन हाउस भी बेसिकली, बीकन का माना होता है लाइट। तो बीकन हाउस की जो सिंपल इंग्लिश है वो टू द लाइट हाउस है। तो वहाँ पे उसका बेटा जो जेम्स होता है वो कहता है कि हमने इस टू द लाइट हाउस को देखना है। और इसी को वो कहते हैं, मिस्टर हमसे कहता है कि मौसम ठीक नहीं है, हम जब मौसम ठीक होगा तब जाएंगे। और उसकी माँ जो है वो कहती है कि टुमारो इज द वेदर वुड बी द फाइन। जो पहली ओपनिंग नॉवल की ओपनिंग लाइन है वो ये है कि टुमारो द वेदर इज फाइन। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हस्बैंड जो है वो अपनी फिलॉसफी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर अड़ा बैठा रहता है कि कल मौसम ठीक नहीं है, वहाँ लाइट हाउस में जाने का मौसम ठीक नहीं है। और मिसेस रामसे कहती है कि मौसम ठीक है, हम जाएंगे। और यही कॉन्फ्लिक्ट जो फैमिलियल है वो डिस्कशंस चल रही होती हैं नॉवल के ओपनिंग में ना। Across the bay from their house stands a large lighthouse. 6-year-old James Ramsay wants desperately to go to the lighthouse, and Mrs. Ramsay tells him that they will go the next day if the weather permits. James reacts gleefully मना सदमे दुख के साथ, but Mrs. Ramsay tells him coldly that the weather looks to be foul. James resents his father and believes that he enjoys being cruel to जेम्स एंड हिज सिबलिंग्स, यानी कि जो सन्स एंड डॉटर्स होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप हमारे ऊपर जुल्म को इंजॉय करते हैं, जुल्म करके टू बी क्रूअल होकर ना आप इंजॉय करते हैं, यानी प्लेयर महसूस करते हैं। The Ramses host a number of guests, including the Dior Charles Tansley, who admires Mrs. Ramsay's work as a metaphysical philosopher. ये चार्ल्स टेंसले जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लेटर ऑन लिली ब्रिस्को को जो है ना, वो लिली ब्रिस्को आर्टिस्ट होती है, यंग पेंटर होती है। तो ये उसे एक ही उसके जहन में कमेंट डाल देता है कि वुमेन जो है शी कैन नॉट बी अ पेंटर। तो वो लिली ब्रिस्को के जहन में हमेशा के लिए टिल द एंड जो है ना, वो इसी नुक्ते को साबित करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगी लगा देती है। वो शादी नहीं करती, जो दूसरे कन्वेंशनल मोड्स ऑफ लिविंग होते हैं ह्यूमंस के, उनके अकॉर्डिंगली नहीं रहती। वो इसी बात को साबित करने में अपनी सारी ज़िंदगी लगा देती है कि अ यंग वुमन कैन बी अ पेंटर, अ यंग वुमन कैन बी एन आर्टिस्ट। Also at the house is the Lily Briscoe, a young painter who begins a portrait of Mrs. Ramsay. Mrs. Ramsay wants Lily to marry William Banks. अब मिसेस रमसे जो थी, शी वॉज अ वेरी ट्रेडिशनल वुमन। वो ये क्या कहते हैं कि जी एक औरत की ख्वाहिश, बड़ी ख्वाहिश, ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन है कि एक औरत की बड़ी औरत की सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, और फिर उसकी जब अपनी शादी हो जाती है तो उसकी सबसे बड़ी और ख्वाहिश होती है कि औरों को भी हो जाए। तो इनके वुमेन बिजनेस जो था दैट वाज टू गेट मैरिड एंड खुद उनकी शादी हो जाना और दूसरों की शादियां करवाना ना, जो आपने उसमें भी देखा होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस में भी ना। तो इसी स्टांस को वर्जीनिया वुल्फ चैलेंज करती है थ्रू द करेक्टर ऑफ लिली ब्रिस्को के अ वुमन कैन बी अ पेंटर, शी कैन बी आर्टिस्ट, शी कैन बी अबव द
कॉमन स्टांस या यूजुअल स्टांस ऑफ द जो ट्रेडिशनल पेट्रार्की का है कि वुमेन जो है शी कैन नॉट बी अ फिलोसफर, शी कैन नॉट बी एन आर्टिस्ट। तो ये सारी कहानी हुई है। Mrs. Ramsay wants Lily to marry William Banks, and an old friend of the Ramsays, but Lily resolves to remain single. Mrs. Ramsay does manage to arrange another marriage, however, between Paul Raleigh and Minta Doyle, two of her acquaintances. उनकी आपस में शादी हो जाती है। During the course of the afternoon, Paul proposes Minta. Lily begins her painting. उनकी शादी हो जाती है, पॉल और मिंटा एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं और लिली जो है वो पेंटिंग कर रही होती है। Mrs. Ramsay soothes the resentful James, and Mr. Ramsay frets over his shortcomings as a philosopher, periodically turning to Mrs. Ramsay for comfort. That evening, the Ramsay host a seemingly ill-fated dinner party. Paul and Minta are late returning from their walk on the beach with two of the Ramses' children. Lily bristles at the outspoken comments made by Charles Tunsley, who suggests that woman can neither paint nor write. Mrs. Ramsay reacts rudely when Augustine Carmichael, a poet, asks for a second plate of the soup. As the night draws on, however, these missteps right themselves as the guests came together to make a memorable evening. The joy, however, is like the party itself, cannot last, and as the Mrs. Ramsay leaves her guest in the dining room, she reflects that the events has already slipped into the past. Later, she joins her husband in the parlor. The couple sits quietly together until Mrs. Ramsay's characteristic insecurity interrupt their peace. He wants his wife to tell him that she loves him. Mrs. Ramsay is not one to make such pronouncements, but she concedes that to his point made earlier in the day that the weather will be too rough for a trip to the lighthouse the next day. Mr. Ramsay thus knows that Mrs. Ramsay loves him. इन्हीं इशारों किनारियों में उसे पता चलता है। Night falls and one night quickly becomes another night। ये इसी one night becomes another night में 10 साल गुजर जाएंगे। Time passes, ये दूसरा सेक्शन है। Time passes more quickly as the novel enters the time passes segment. War breaks out, इसमें इनकी खानदान की काफी सारों की डेथ भी हो जाती है। War breaks out across the Europe. Mrs. Ramsay dies suddenly one night. Andrew Ramsay, her oldest son, is killed in the battle, and her sister Peore dies from an illness related to the childbirth. The family no longer vacations at its summer house, which falls into the state of despair. मायूस हो जाता है। Weeds takes over the garden, ये बड़ा important point है। Takes over the garden and spider nests in the house, कि जो झाड़ियाँ होती हैं, वीड्स कहते हैं, जो फालतू मतलब झाड़ियाँ हुई खड़ी होती हैं, असल उसके अलावा असल फसल से अलावा जो जिन्हें जड़ी बूटियाँ कहते हैं ना, तो वीड्स जो है टेक ओवर द गार्डन एंड स्पाइडर्स नेस्ट इन द हाउस। उनका घर भी जो है ना 10 साल के बाद जब वो वापस आते हैं तबाह हुआ पड़ा था। 10 years passes before the family return. Mrs. McNabb, the housekeeper, employs a few other women to help set the house in order. They rescue the house from oblivion and decay and everything in order when Lily Briscoe returns. तीसरा section है to the lighthouse. In the lighthouse section, time returns to slow details of the shifting points of the view, similar in style to the window. Mrs. Ramsay declares that he and James and Cam, one of his daughters, will journey to the lighthouse. आखिर में यानी कि इस दौरान मिसेस रमसे की डेथ हो जाती है एट द एंड ऑफ द नॉवल ना, और मिस्टर रमसे जो होता है वो उन बच्चों को उन टू द लाइट हाउस पर ले जाता है। हमने बात की थी फ्लैट करेक्टर्स की और राउंड करेक्टर्स की। फ्लैट करेक्टर्स वो होते हैं जो शुरू से लेकर एंड तक एक जैसे रहते हैं, और राउंड करेक्टर्स वो होते हैं जो शुरू में कुछ हों एंड पर जाकर ना तब्दील हो जाते हैं, अपनी फिलॉसफी चेंज कर लेते हैं। तो मिस्टर रमसे जो का किरदार है ये शुरू में मतलब ट्रू पेट्रार्कल था, ख़ास किस्म की ऑब्सक्योरिटीज़ एंड फेयर्स में रहता था, लेकिन एट द एंड जो है एट द एंड ऑफ द नॉवल वो उन बच्चों को उसी टू द लाइट हाउस पर ले जाता है।
On the morning of the voyage, delays threw him into a fit of temper. He is unable to provide him with what he needs. Ramses set off, and Lily takes her place to the lawn, determined to complete a painting she started but abandoned on her last visit. James and Cam bristle at their father's blustery behavior and are embarrassed by his constant self pity. Still, at the boat reaches its destination, वो जा रहे होते हैं उसी मतलब कश्ती के ऊपर ना, the child feels a fondness for him. तो तब चूंकि बाप उनको लेके जा रहा होता है उनकी डिजायर्ड स्पेस के ऊपर, तो उनको जिस बाप से वो बचपन में नफरत करते थे और उसको कहते थे कि तुम हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं करते, तो अब उसी की तरफ फॉन्डनेस शो करते हैं, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ राउंड करेक्टर. इवन जेम्स whose skill as a sailor Mr. Ramsay praises, पहले वो अपने बच्चों की भी तारीफ नहीं करता. तो फिर वही मिस्टर रामजे, ये उसकी सेकंड एग्जांपल है कि वो राउंड करेक्टर है, क्योंकि वो अपने जिन बच्चों की पहले तारीफ नहीं करता था अब उनकी तारीफ करता है. एक्सपीरियंस इज अ मोस्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ कनेक्शन विद हिज फादर, और ये डेवलप रिलेशनशिप कर देता है बिटवीन द फादर एंड देयर सन्स. जेम्स जो है उसका बेटा था ना. Even though James so willfully resents him, across the bay Lily puts the finishing touch of her painting. नॉवल में जो लिली ब्रिस्को होती है, शी वॉज द फ्रेंड ऑफ मिसेस रमसे, और मिसेस रमसे की वो पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है और बनाती रहती है. पहली अटेम्प्ट में वो नाकाम हो जाती है, जैसे टंसले उसे वो कहते हैं कि तुम पिक्चर बना ही नहीं सकते हो, तो लेकिन वो लगी रहती है ना. एट द एंड जब नावल ख़त्म होता है तो हमें ये दिखाई देती है कि शी वॉज टचिंग द लास्ट टच जो है उसे ब्रश के साथ दे रही होती है, और वो बड़ी कंप्लीट पिक्चर. यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो करेक्टर यहाँ पे है वो लिली ब्रिस्को का है, जिसके ऊपर हम मतलब वो बात करेंगे. तो लिली ब्रिस्को जो है शी प्रूव्स हर सेल्फ एज ए गुड वुमन, कि शी कैन बी अ गुड आर्टिस्ट, शी कैन बी अ गुड पेंटर एज वेल. ये साबित हो जाता है इनके ऊपर. Still as the boat reaches its destination, the children feel a fondness for him. Even James, who's skilled as a sailor, Mrs. Ramsay prays, experience a moment of connection with his father, though James so willfully resents him. Across the bay, Lily puts the finishing touch of her painting. She makes a definitive stroke on the canvas and puts her brush down, finally achieving her achieved vision. ये थोड़ा सा ओवरव्यू है नॉवल का. नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा. मैं दोबारा इन कैरेक्टर्स की बात कर देता हूँ. मिस्टर रमसे ये हेड ऑफ द फैमिली है. मिसेस रमसे जो है शी वॉज द वाइफ. लिली ब्रिस्को जो है ना वो एक यंग पेंटर थी, वो भी इनके साथ रहती थी. उसके बाद टांसले है, वो इनको वो पेट्रार्की को रिप्रेजेंट करता है, चार्ल्स टांसले ना. लिली ब्रिस्को को कहता है कि तुम पेंटर नहीं हो सकती. एंड पर लिली ब्रिस्को अपने आप को साबित कर देती है कि आई एम अ गुड पेंटर. और ये फैमिली जो है वो टू द लाइट हाउस पर जा रही होती है. 3 सेक्शन में डिवाइडेड है. पहले में वो प्लान कर रहे होते हैं, दूसरे में वो जाते हैं. अभी वो सॉरी हर्डल्स हैं कि किस तरह उसकी फैमिली की में से कुछ मेंबर्स की डेथ हो जाती है. और थर्ड में फादर जो है मिस्टर रमजे जो है वो पहले अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफर समझते हैं, लेकिन लेटर ऑन ही विथड्रॉज फ्रॉम हिज फिलॉसफी और बच्चों के साथ अच्छा हो जाता है. ये इसकी कहानी है. ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के इन्फ्लुएंस में लिखी गई है. बाकी तफसील हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे. अल्लाह हाफिज.